हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास, विकास का इतिहास। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़े थे। अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? एक होता है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और दूसरा होता है मिक्स्ड यानी मिश्रित। तो वही कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी में से कौन है, तो भारत है। भारत कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 2 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला है, द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसका काम क्या था? सरकारों के लिए योजनाओं का निर्माण करना। अगला है, योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, योजना आयोग को भंग कर किस नए आयोग का गठन किया गया। हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना हुई, जिसका हम कहते हैं नीति आयोग। क्या कहते हैं? कब कब स्थापना हुई? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को। कब गई? 1 जनवरी 2015 को की गई। अगला है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 5 साल की चलने वाली योजना का कार्यकाल कितना था? तो 1951 से 1956 तक होगा। 1951 से 1956 तक था। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया, शोषण किया या पोषण किया? तो पोषण नहीं किया, दोहन और शोषण किया। तो आंसर हो जाएगा घ, दोहन किया और शोषण किया, ये दोनों आंसर हो जाएगा। अगला है, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? तो जिसने हम पर 200 सालों तक शासन किया था, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। अगला है, औपनिवेशिक शासन के समय भारत किस देश का उपनिवेश था? औपनिवेशिक शासन के समय भारत किस देश का उपनिवेश था? तो भारत ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का उपनिवेश था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक दोनों में
परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों में परिवर्तन जब होता है तो क्या कहते हैं, उसको विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। पढ़े थे हम लोग पीसीआई, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है? नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। क्या होता है? नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन। यह क्या होता है? पर कैपिटा इनकम निकलता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहते हैं, के द्वारा ह्यूमन मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक के कितने मुख्य सूचक हैं? तो 3 है। कितने हैं? 3 प्रमुख सूचक है। कौन कौन है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय क्या है? मानव विकास सूचकांक के सूचक हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2002 में। कब? अप्रैल 2002 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उसमें क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य की आय सबसे अधिक है? तो गोवा की। कहा कि गोवा की आय प्रति व्यक्ति क्या है? सबसे अधिक है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की। किसकी है? बिहार की प्रति व्यक्ति क्या है? सबसे कम है। 23 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? तो अंतर लिखा है, आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से है और आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित देशों से है। विकास का संबंध विकासशील देशों से और वृद्धि का संबंध विकसित देशों से है। अगला है, किस विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी को नुकसान न पहुंचे क्या कहलाती है? तो ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। ऐसे विकास जिसमें हम वर्तमान में तो विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी चिंता करके विकास कर रहे हैं, उसको सतत विकास कहते हैं। अगला है, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले विकास को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी समाज के किसी वर्ग, कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। अगला है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा दी थी? तो मोहम्मद यूनुस है। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस के पिता कहा जाता है। अगला है, भारत के किस अर्थशास्त्री को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? भारत के किस अर्थशास्त्री को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। अगला है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टॉक मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कौन सा प्लास्टिक मनी है? क्या चेक है, ड्राफ्ट है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, करेंसी है? तो इसमें से गो आंसर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। अगला है, विनिमय का सबसे सरल और आधुनिक माध्यम क्या है? विनिमय का सबसे सरल और आधुनिक माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। कौन है? मुद्रा सबसे आधुनिक और आसान माध्यम है। अगला है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने ही बात कही थी। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, बीमारू राज्यों की सूची में कौन राज्य शामिल है? बीमारू राज्यों की सूची में कौन राज्य शामिल है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सभी शामिल है, तीनों राज्य शामिल है। अगला है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बाढ़ एवं सूखे की प्राकृतिक आपदा। तो सभी
सभी कारक है बिहार के पिछड़ेपन को प्रभावित करने वाले तीनों कारक है ना। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र हर साल भयानक बाढ़ की चपेट में आता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र हर साल भयानक बाढ़ की चपेट में आता है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार। तो कौन आता है? उत्तरी बिहार आता है। कौन आता है? उत्तरी बिहार आता है। क्यों? कोसी नदी के कारण, कोसी नदी की स्थिति के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। अगला 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग मुख्य रूप से सूखे का सामना करता है? तो दक्षिणी बिहार। कौन? दक्षिणी बिहार। तो देखिए बिहार का जो ये नक्शा देखते हैं, बिहार का जो नक्शा देखते हैं तो क्या होता है, बिहार के मैप में है ना, बिहार के मैप में तो ऊपर जो है उसको उत्तरी बिहार और नीचे जो है उसको क्या दक्षिण बिहार कहेंगे, है ना। तो दक्षिण बिहार जो है मुख्य रूप से क्या सूखे का सामना करता है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंडक नदी नहीं, कोसी को। किसको? कोसी को। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार को बिहार का शोक कहते हैं, गंडक को नहीं कहते। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर किस नए राज्य का गठन हुआ था? 2015 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अलग हुआ था बिहार से? तो झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के पास कौन सा मुख्य संसाधन बचा रहा? कौन सा संसाधन बिहार के पास खनिज बचा रहा? नहीं, भारी उद्योग वो भी चला गया झारखंड में, कोयला के खदानें झारखंड में चले गए, केवल उपजाऊ भूमि बच गई बिहार के पास में। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि। लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। अगला है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता तय की गई है? दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो 2400 कैलोरी। कितनी चाहिए? 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कितनी कैलोरी तय की गई है? शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो 2100 कैलोरी। कितनी चाहिए? 2100। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को किस कार्ड द्वारा राशन दिया जाता है? तो एपीएल या बीपीएल? बीपीएल। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल का मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन। एबव पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर है, और बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें क्या मिलता है? राशन दिया जाता है। अगला है, नरेगा या मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को कितने मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार गारंटी देता है? तो 100 दिन का देता है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है। अगला है 44 नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना में क्या शामिल होता है? बिजली, परिवहन, स्कूल, अस्पताल, बैंकिंग, संचार या सभी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन आधारभूत संरचना में सभी शामिल होते हैं। अगला है, अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है? अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है? कानून व्यवस्था में सुधार करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, उद्योगों की स्थापना करना और निवेश करना, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर है इनमें से सभी। यानी कानून व्यवस्था अगर सही रहेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और तभी जाकर क्या होगी? उद्योगों की स्थापना होगी और पूंजीपति निवेश करेंगे और तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी। अगला है, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। यानी कोई व्यक्ति काम क्यों करता है? अपने जीवन यापन करने के लिए, उसी को जीविकोपार्जन कहा जाता है। अगला है 47 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कैसी थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी, लगभग 12 से 18% थे। यानी 100 में से 12 या 18 लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। अगला है, बिहार के किस जिले की घरेलू आय या विकास दर हाल ही के वर्षों में बेहतर रही है? घरेलू आय विकास दर हाल ही के वर्षों में बेहतर रही है, किस जिले की? तो बिहार के पटना जिले की स्थिति सही रही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंग माना जाता है? पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंग माना जाता है? तो पशुपालन अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? कोयला ऊर्जा देता है, पेट्रोलियम देता है, विद्युत देता है? तो हाँ, सभी क्या है? तीनों क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं।
तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के 50 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं लिखे होंगे वो बच्चे इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लेंगे ताकि एग्जाम के समय आसानी से रिवीजन कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप देख रहे हैं तो अगर आपका दोस्त है, अपने दोस्त के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।